नमस्कार। मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरतें अब डिजिटल नेटवर्क पर चलती हैं और इस व्यवस्था को चलाने, इसे सुरक्षित रखने और आम लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा निभाता है दूरसंचार विभाग। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि विभाग कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोगों तक पहुंचा रहा है और किस तरह से हमारे जीवन को डिजिटली समर्थ बना रहा है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दूरसंचार विभाग में उप महानिदेशक प्रशासन AS मीणा जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो हम ये बातचीत की शुरुआत करेंगे और दूरसंचार विभाग किस तरह से नागरिकों को महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है, महत्वपूर्ण पहल कर रहा है, लेकिन इससे पहले एक आम सी समझ होती है कि जब हम दूरसंचार विभाग की बात करते हैं तो लगता है कि हम BSNL की बात करते हैं। तो किस तरह से दूरसंचार विभाग और BSNL अलग अलग हैं, क्या फ़र्क है और दूरसंचार विभाग के क्या मुख्य उद्देश्य हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वर्षा जी। आम लोगों में ऐसा माना जाता है ये दूरसंचार विभाग और BSNL दोनों ही महत्वपूर्ण संगठन हैं जी। जहाँ तक दूरसंचार विभाग की बात है, ये भारत सरकार के तहत एक विभाग है, जबकि BSNL जो है दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक भारतीय सरकार की सेवा प्रदाता कंपनी है। जहाँ तक दूरसंचार विभाग की बात है, दूरसंचार विभाग नीति और नियम निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जहाँ तक BSNL की बात है, BSNL के पास में एक सुदृढ़ नेटवर्क है और करीब 6 लाख गांवों को कवर करने वाला नेटवर्क है जी। जो जो भारत के कोनों कोनों तक नेटवर्क सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि BSNL जो डिजिटल डिवाइड है, जो खाई है, डिजिटल खाई, ग्रामीण और दूर दराज के एरियो को उसको भरने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूरसंचार विभाग, जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको, नीति निर्माण और जो टेलीकॉम अधिनियम हैं या टेलीकॉम पॉलिसी हैं उनके प्रशासन के लिए, स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए, लाइसेंस प्रदान करने के लिए, इस तरह की जो नीतिगत जो है वो भूमिकाएं निभाता है। जी बिल्कुल। किस तरह से मैं ये जानना चाहूँगी कि जो दूरसंचार विभाग है किस तरह के कार्यक्रम है महत्वपूर्ण और किस तरह से जनता तक पहुँचता है, और अगर जनता को विभाग तक पहुँचना हो तो किस तरह की व्यवस्था है इसके लिए? जैसे मैंने पहले बताया कि दूरसंचार विभाग जो मंत्रालय में है वो अधिनियम और नीति निर्माण से जो टेलीकॉम पॉलिसी है उसके प्रशासन से संबंधित कार्य करता है। जहाँ तक जनता तक पहुँचाने के लिए तो दूरसंचार विभाग में विभिन्न इकाइयाँ हैं जी। जैसे हमने BSNL की बात की, एक सेवा प्रदाता कंपनी है, ऐसे ही क्षेत्रीय यूनिट्स हैं जिनको दूरसंचार विभाग में LSA बोला जाता है। LSA, हाँ, लाइसेंस सर्विसिंग एरियाज जी। उसमें देश में 39 यूनिट्स 39 यूनिट कार्यरत हैं और 22 LSAs हैं जो डिफरेंट जगह कार्यरत हैं। ये जो नीति निर्माण दूरसंचार विभाग ने किया उसके क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। उनका मुख्य कार्य LSA में जो दूरसंचार विभाग ने जो लाइसेंस आवंटित किए जी। सेवा प्रदाता कंपनियों को जी। तो लाइसेंस की शर्तों का निगरानी और प्रवर्तन करने का काम जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं ये जो देखने का कार्यक्रम करते हैं। जो आपने अभी महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि किस तरह से जनता से रिलेटेड समस्याओं के लिए, तो PG के लिए फील्ड यूनिट्स जो हैं PG निराकरण के लिए LSA में काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये EMF जो रेडिएशन, जो तरंगों के रेडिएशन को जांचने के लिए उसको कि निर्धारित मानक के अंतर्गत है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये LSAs काम करते हैं। जी, इस पर हम और बात करेंगे जी। और जी। इसके साथ ही जो लोगों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण पहल है, जो योजनाएं हैं दूरसंचार विभाग की, उसके बारे में बताइए कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं? दूरसंचार विभाग का जैसे नीति निर्माण और
अधिनियम का प्रशासन के तहत कि दूरसंचार विभाग की अहम चीज़ जो नीति और अधिनियम के तहत है, क्या चीज़ है कि जनता तक जी विश्वसनीय, सुरक्षित और सुगम दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें सुगम, सुरक्षित, ये इसके करने के लिए विभिन्न योजनाएं, तो जैसे 2 महत्वपूर्ण योजनाएं भारतीय डिजिटल निधि जी और भारत नेट प्रोजेक्ट, तो ये इंटरनेट और कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट्स जो कार्यरत हैं। रही बात नागरिक जनहितैषी जी जो आपने कार्यक्रम का विषय रखा है, उसमें कई सारी जनहितैषी सुविधाएं दूरसंचार विभाग जो जनता को केंद्रित रखते हुए करते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है संचार साथी पोर्टल है, पीएम वाणी पोर्टल है, संचार तरंग पोर्टल है, अस्त्र सुविधा है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण सुविधाएं, ई सर्विस पोर्टल है जिसमें 20 से ज़्यादा 20 सर्विसेज जो है समेकित एक प्लेटफॉर्म पे हैं, डीआईपी प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह की जो जनता को केंद्रित रखते हुए बहुत सारी सेवाएं दूरसंचार विभाग चलाता है। जी बिल्कुल। और ये जो दूरसंचार से जुड़ी जो सुविधाएं हैं, जैसा कि मैं कह रही थी कि आज हमारा जो पूरा जीवन है वो देखा जाए तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा आ गया है। हमारे काम, हमारी शिक्षा, हेल्थ सेक्टर में कहीं पर भी हम जब जाते हैं तो एक जो आपने बताया कि संचार साथी, इसको लेकर भी अभी बहुत सारी बातचीत भी हो रही थी। इस पोर्टल के बारे में जानकारी दीजिए कि ये किस तरह का पोर्टल है और किस तरह से लोगों को क्या सर्विसेज देता है। आपने वर्षा जी ठीक कहा कि आज की उसमें संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जन्म से लेकर के आखिरी तक, और हर कार्यों में संचार एक अहम कड़ी है। तो जो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं तो क्या होती है, उसमें जो धोखेबाज हैं, धोखाधड़ी का जिनका है जो मानसिक वो रहता है, वो इसमें से वो सारी चीज़ें हैं जो संभावनाएं देखते हैं। तो उसमें आपने सामान्य सी चीज़ें हैं जैसे सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, फेक कॉल्स, अंतर्राष्ट्रीय कॉलों को देसी कॉल के उसमें करके धोखाधड़ी के बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये मुख्य चीज़ है, मैंने ये चीज़ों के तहत ऐसे धोखेबाज जो हैं वो कोशिश करते हैं उसके करने के लिए। तो उनको, क्योंकि आज के दिन में आपको मालूम है कि सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी चीज़ें दूरसंचार हुए, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, इस तरह की सारी चीज़ों की जो संवेदनशील चीज़ें हैं वो दूरसंचार के नेटवर्क के माध्यम से होती हैं। तो उसमें जैसे मैंने ये चीज़ें बताई कि फिशिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है, फेक कॉल्स है, इस तरह के धोखेबाजों को से निपटने के लिए, प्रिवेंटिव जो रोकथाम के लिए संचार साथी पोर्टल मई 2023 में चालू किया गया था। वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और जनवरी 2025 में संचार साथी ऐप विकसित किया गया और वो तब से अब तक चल रहा है जी। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कुछ सर्विसेज, बहुत महत्वपूर्ण सर्विसेज जो जनता को केंद्र रखते हुए और ये धोखेबाजी को, धोखाधड़ी को रोकथाम के लिए काफ़ी अहम कारगर हैं। जैसे चक्षु सर्विस, आपने देखा होगा सभी लोग व्हाट्सएप कॉल, बहुत सारे धोखाधड़ी वाले कॉल जिसे अनसोलिसिटेड कॉल्स कहते हैं जी, या जो धोखेबाजी के इरादे से जो कॉल करने की बात है, व्हाट्सएप मैसेज तो या लिंक, ये सब चीज़ें करने, तो वो वेबसाइट्स उस तरह की चीज़ों को निपटने के लिए एक चक्षु सर्विस जो संचार साथी पोर्टल में ही एक सर्विस है, उस पर क्या है कि इस तरह के जो धोखाधड़ी वाले जो कॉल या मैसेज जो आते हैं उनको रिपोर्ट करने की व्यवस्था रखी गई है। दूसरी अहम चीज़ यह है कि आपका हैंडसेट खो गया है, मोबाइल हैंडसेट खो गया है, तो क्या होता है कि उसको आप तुरंत ब्लॉक करने के लिए आप है जो इसमें सेवाएं दी गई हैं, आप जिससे कुछ आगे कोई धोखाधड़ी नहीं हुए। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा जी। एक बहुत सज्जन, एक सम्मानीय एक अधिकारी
संगठन में काम गए तो उनका मोबाइल खो गया। अब उन्होंने ऐसे ही उसकी कुछ आगे कुछ कार्रवाई नहीं की, अपना दूसरा मोबाइल ले गए। वो मोबाइल एंड सेट को इस तरह के क्रिमिनल्स ने उसको किडनैपिंग में यूज़ किया, वो ये नंबर IMEI जी। तो क्या हुआ कि पुलिस ने उन सज्जन को बुला लिया। हाँ। जो स्वाभाविक है। हाँ। उन्होंने जा कर के अपनी सारी चीज़ें करने के लिए समाज में बदनामी हुई, संगठन में जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पर बदनामी हुई। तो उस तरह की चीज़ों को बचने के लिए यहाँ पे तुरंत यदि चीज़ हो गई तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने से ये होगा कि वो नंबर देश में कहीं पे भी चलने के उसमें नहीं रहेगा। तो आपको वो जो धोखेबाज, जो कपटी जो लोग हैं, जो इनको दुरुपयोग कर सकते हैं, उससे बचाव हो सकता है। तो यहाँ पे जो आप बात कह रहे हैं कि जैसे हमें ये मालूम है कि हमने अपना सिम ब्लॉक कर दिया, आप कह रहे हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को भी ब्लॉक कर या करवा सकते हैं अगर खो जाता है या मिसिंग हो जाता है या हमने किसी और को इस्तेमाल के लिए दिया है और या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो। हाँ, आप IMEI को ब्लॉक कर सकते हैं जी। जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वो फिर प्रयोग में लाने लायक नहीं रहेगा। तो उससे क्या है कि धोखेबाजी को बचने के लिए है जो काफ़ी कारगर। फिर जैसा संचार साथी में दूसरी चीज़ें जो बताने के लिए ये आपको क्या है, कई बार आप पुराने हैंडसेट खरीदते हैं, ठीक है, या खरीदने के लिए वास्तविकता IMEI नंबर का वास्तविकता जानने के लिए कि भाई ये वास्तविक में सही है, ये ब्लॉक तो नहीं है, उसके लिए ये सेवाएं इसमें ये भी है जो एक मॉड्यूल उपलब्ध है संचार साथी। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर मैंने किसी से मोबाइल सेट लिया और ये सेट सही है या नहीं है, मैं इसकी भी जांच कर सकती हूँ संचार साथी ऐप के जरिए। जी, उसमें IMEI की वास्तविकता जानने के लिए उसमें ये मॉड्यूल भी उपलब्ध है। जी। फिर क्या, और उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके क्षेत्र में कई बार रहता है कि कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता है, तो आप उसमें वो जानकारी ले सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से है जो वायरलाइन सेवा प्रदाता हैं इंटरनेट से रिलेटेड। एक और अभी महत्वपूर्ण उसमें एक कड़ी और एक मॉड्यूल है जिसमें यह है कि ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो विश्वसनीय विवरण संपर्क जो हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा लगता है भ्रामक कि फला बैंक से मैसेज आया और उसको लिंक कर देते हैं, लोगों का है जो उसमें है जो डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो इससे वहाँ पे सूची उपलब्ध रहती है कि ये ट्रस्टेड नंबर है, इस बैंक के, ये वित्तीय सेवा प्रदाता के, ये कॉल सेंटर के, ये ट्रस्टेड नंबर है। तो इससे उन चीज़ों के रोकथाम के लिए काफ़ी है जो ये कारगर सिद्ध होता है। तो हम अपने फ़ोन में या हैंडसेट में ये संचार साथी ऐप को डाउनलोड करेंगे और जो सर्विसेज हमको चाहिए हम वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। वो आप चेक कर सकते हैं संचार सारथी ऐप से भी, और पोर्टल पे जा कर के भी ये चीज़ें कर सकते हैं। संचार सारथी पोर्टल पे भी जा कर के आप ये सब चीज़ें, ये सेवाएं हैं जो देख सकते हैं। और जिस तरह से जो ये साइबर ठगी बढ़ी है और बहुत पढ़े लिखे लोग भी, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अवेयर लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। कई बार हमारे रोज़मर्रा के कई ऐसे काम ही होते हैं कि किसी का इंश्योरेंस का लिंक आ रहा है या किसी ने कोई शॉपिंग की, वहाँ से लिंक आ रहा है। तो ऐसा कोई तरीका है जिससे विभाग या कोई ऐसा पोर्टल जिससे कि हम इस तरह की ठगी से सावधान भी हो सकें और बच भी सकें? देखो, ये तो क्या है, जागरूकता का विषय है। दूसरी चीज़ें क्या है कि जैसे जो चक्षु जो आपको मैंने सेवाओं के है, उसमें इस तरह के जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका एक डेटाबेस बनता है कि ये जो है संदिग्ध हो सकते हैं, धोखाधड़ी वाले हो सकते हैं, तो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी को जो हो गया है, जिसके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है, उसके लिए साइबर वाले 1930 के तहत ही जाया जा सकता है। ये रोकथाम वाली चीज़ें हैं जिससे कि इस तरह के जो संदिग्ध कॉल वाली वेबसाइट्स हैं या जहाँ से मैसेज आते हैं, उनको इन ऐप के थ्रू ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि ये जो कि कैसे उसको, और एक DIP पोर्टल भी है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जी। वो क्या है, सभी LEAs, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वित्तीय सेवा प्रदाता हैं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर के जो इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ रहते हैं। तो ये इस आंकड़ों को यूज करके उन चीज़ों को धोखाधड़ी से बचने की दिशा में
काफ़ी रोकथाम में ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जी, और किस तरह की प्रतिक्रिया मिली है जो ये तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, खासतौर पर जो संचार साथी ऐप है या पोर्टल है, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें? देखो, मैं ये आपको आप मई 2023 से पोर्टल चालू है जी, तब से लेके अब तक 20 करोड़ से ज़्यादा विजिट्स संचार सारथी पोर्टल पर हो चुके हैं। जी, बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है। जहाँ तक बात ऐप की, इसी साल जनवरी से जो चालू हुआ है, अब तक 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जी, दूसरे परिणामों में जो आंकड़ों के तहत यदि आप गौर करें तो ये मेरा नंबर नहीं है, जैसे उसमें फीचर है कि ये मेरा नंबर, ऐसे करके ये मेरा नंबर नहीं है, उसमें 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा नंबरों को बंद किया गया है। जी, जहाँ तक मोबाइल जो आपके चोरी या गुम हुए मोबाइल 26 लाख से ज़्यादा मोबाइल सेट को अभी तक ट्रेस किया गया है। जी, और सभी उसमें बड़े नंबर हैं। हाँ, बड़े नंबर। और उसमें से 7 लाख जो नागरिक हैं जिनके वो हैं उनको वापस भी कर दिए गए। जी, जैसे एक है उसमें IMI नंबर को ब्लॉक करने के लिए तो 6 लाख से ज़्यादा IMI जो धोखाधड़ी वाले हैं, जी, वो नागरिकों के रिपोर्टिंग के आधार पर जो धोखाधड़ी वाले जो नंबर होने की जो बातें हैं, उनमें 40 लाख से ज़्यादा नंबर ऐसे बंद किए गए हैं। जी, तो एक बड़ी संख्या है ये अपने आप में ही कि जनता केंद्रित है, जनता के लिए, और जनता इसको कैसे प्रयोग कर रही है वो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे पेपर्स होते हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, या हमने किसी ने अपने आधार कार्ड की कॉपी दे दी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी और ने आपके नाम पर सिम ले रखा है, आपको नहीं पता, या जो अभी हम हैंडसेट की बात कर रहे थे, या किसी ने किसी से हैंडसेट खरीदा, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह की निगरानी यहाँ पर भी बहुत अलर्ट रहना लोगों का बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसमें संचार साथी में ही जी, एक सर्विस है कि आपके नाम से कितने नंबर हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं उस मॉड्यूल में जाकर के आप कहें कि आपके नाम से कितने नंबर, आप देखेंगे कि मेरे नाम से किसी, हो सकता है किसी दूसरे उस फेक उससे लिया गया है, या अनाधिकृत है, या मैं तो ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। जी, और एक और बात जो अभी आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि जो मोबाइल या इंटरनेट से जो तरंगे निकलती हैं, उनको लेकर एक स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम की बात सामने आती है। लगता है कि ये तरंगे कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचा रही हों। क्या वाकई में ऐसा कोई जोखिम होता है, और लोग किस तरह से जांच कर सकते हैं अगर वो जानना चाहते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। जहाँ तक EMF रेडिएशन की स्वास्थ्य के कितना विपरीत प्रभाव डालते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई सारी स्टडी की हैं, उसमें से पाया गया है कि इस तरह की ये से भ्रामक और गलतफहमी है। अच्छा। कि इससे कोई सारे से, जहाँ तक दूरसंचार विभाग की बात है, इसके लिए बहुत सचेत है, और उसके लिए संचार तरंग पोर्टल करके सुविधा है, जो भी नागरिक केंद्रित जो सारी चीज़ें, उस पोर्टल के तहत आप कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र में उस टावर से, उस लोकेशन पे EMF के बारे में, रेडिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो विश्व लेवल पे जो मानक निर्धारित हैं, सुरक्षित मानक निर्धारित हैं, हमारे देश में उससे 2 गुना सख्त मानक निर्धारित किए गए हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि लाइसेंस सर्विस एरियाज LSA जो हैं, वो टेस्टिंग बेसिस पे, सैंपल टेस्टिंग बेसिस पे ऑडिट करते हैं। अच्छा, टावर्स की, और यदि कोई जो है उस मानक से अलग रहता है तो उस पर पेनल्टी लगती है। ये विभाग अपने से करता है टेस्टिंग करने के लिए। जहाँ तक आम नागरिक है, वो भी पोर्टल पे जा कर के यदि उसको कोई संदेह होता है तो अपने क्षेत्र के टावर की EMF रेडिएशन की कि वाकई ये है जो सुरक्षित मानकों के तहत है, उसकी है जो जानकारी ले सकता है और उसकी टेस्टिंग करवा सकता है। उसके लिए निर्धारित बहुत ही लिमिटेड 4,000 रुपये शुल्क है। अच्छा, वो शुल्क देना होता है। और क्या ऐसा कभी किसी टेस्टिंग में पाया है कि हाँ वाकई में तरंगे एक निर्धारित मानकों से ऊपर हैं? अभी जैसे इस साल में आप उत्तराखंड और
उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्र को जी। में जो टेस्टिंग की 2000 से ज़्यादा टेस्टिंग की गई हैं, अच्छा। तो ऐसा कोई नहीं पाया गया कि जो है जो सुरक्षित मानकों के अलग रहा हो, सब लोग मानकों के उसमें। जी, और हम बात कर रहे हैं दूरसंचार विभाग और जो दूरसंचार सेवाएं हैं कैसे हमारे जीवन से जुड़ी हैं। उत्तराखंड की बात करें तो सीमावर्ती राज्य होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, पर इसके साथ साथ भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य बनता है और यहाँ दूरसंचार सेवाएं बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ दूरसंचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए किस तरह से और क्या कुछ किया जा रहा है? आपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक प्रोग्राम है मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए जी। तो यहाँ पे उत्तराखंड में करीब 705 गांव जो बॉर्डर्स को टच करते हैं, सीमावर्ती जो गांव हैं, उसमें से किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा, किसी न किसी एक सेवा प्रदाता द्वारा ये 678 गांव जो हैं वो कवर हैं जी। जो कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास के तहत जो सारी चीज़ें करने के लिए उत्तराखंड में वो है जो हैं। दूरसंचार विभाग अनवरत मतलब उसमें कार्य कर रहा है कि 4G सैचुरेशन, BSNL भी उसमें लगा हुआ है कि 4G सैचुरेशन सभी गांव में रहे। जहाँ तक आपने उत्तराखंड की बात की तो अभी धराली में जी जिस तरह की आपदा आई थी तो आपदा आप ये माने कि दूरसंचार विभाग का जिस समय रोड भी मतलब वो ऐसी आपदा थी, प्राकृतिक आपदा, तो उसमें भी मोबाइल टावर को एयरलिफ्ट करके अच्छा और वो संचार सेवाएं उनको सुचारू रूप से किया गया जबकि रोड नहीं बने थे। तो क्योंकि ये एक अहम है संचार, इसलिए वहाँ पे है जो ऐसे भौगोलिक उसमें है जो किया गया। फिर दूरसंचार विभाग की, जैसे मैंने पहले कहा, 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स डिजिटल भारत निधि और संशोधित भारत नेट जो परियोजना हैं, उसके तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी और फाइबर कनेक्टिविटी की स्पीड और उसके लिए तमाम गांवों को जोड़ने के लिए है जो जी विभाग है जो कार्यरत। इसके बारे में और बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर फाइबर के ज़रिए जिन्हें कनेक्ट करने का और जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उत्तराखंड के लिहाज से ये किस तरह से और महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं, उत्तराखंड जैसे कि आपने सीमावर्ती क्षेत्र है और दुर्गम दूर दराज की उसमें और संचार के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो मैंने कहा कि 17,000 प्लस गांव करीब जो है, मैं जो 17,334 गांव जो उत्तराखंड में हैं उसमें से 16,200 से ज़्यादा गांव तक कवर अप हैं। कुछ जो गांव में 4G का, ये मैं 4G की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेट की जो है 4G की बात, तो 4G में और उसको सैचुरेशन के लिए निरंतर BSNL प्रयासरत है। दूरसंचार विभाग की किसी भारत निधि से उन गांवों को कनेक्ट करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जी, तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की और यहाँ की भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों की, किस तरह से इंटरनेट को पहुँचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन जैसी सर्विसेज है जो उत्तराखंड में पहुँचाई जा रही हैं, और हर जगह इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अभी देश में ही एक 4G BSNL की स्वदेशी तकनीक का 4G नेटवर्क भी लॉन्च किया गया है। तो ये 4G नेटवर्क BSNL का स्वदेशी तकनीक का ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य में 96% से ज़्यादा गांव जो है 4G सुविधा से जी सुसज्जित हैं। मैं पहले जैसे बोला 17,334 गांव हैं, जिसमें से 16,807 गांवों में 4G की सुविधा उपलब्ध है जी। तो ये करीब होता है 96.96% जी जिनको 4G की सुविधा मिल रही है। जी, तो 96% से ज़्यादा आबादी 4G सर्विसेज से कवर्ड है। तो कार्यक्रम के आखिर में मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? मैं इस आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा कि दूरसंचार विभाग की जो जनहितैषी केंद्रित जो सेवाएं हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें।
ये सब जनता के लिए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से उन जनता को यही जागरूक करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, तो किस तरह से दूरसंचार विभाग जनता तक महत्वपूर्ण सेवाएं पहुंचा रहा है, किस तरह से आप साइबर ठगी से और डिजिटल सुरक्षा की जहां तक बात है कि आप खुद को सतर्क रहकर, अलर्ट रहकर, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां जाकर रजिस्टर कराकर आप डिजिटली सुरक्षित रह सकते हैं। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।